तो अब अपन थर्ड पार्ट में ये सब FMG स्पेस वीडियो का रिकॉर्ड करेंगे। वी विल स्टार्ट विद डेमोग्राफी। तो देखो डेमोग्राफी क्या है। डेमोग्राफी, डेमो मीन्स पॉपुलेशन, ग्राफी मीन्स स्टडी। सो डेमोग्राफी इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ पॉपुलेशन और स्टडी अबाउट पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं। डेमोग्राफिक प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है फर्टिलिटी, मैरिज, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी। ये सब प्रोसेसेस डेमोग्राफिक प्रोसेसेस में आते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेमोग्राफिक प्रोसेस, तो उसमें मोस्ट कॉमनली मॉर्बिडिटी एक होगा, तो वो आंसर गलत है। अगर इसको हिंदी में और ढंग से देखें, डेमोग्राफिक प्रोसेस क्या है। पहली चीज़ तो फर्टिलिटी होती है तो मैरिज होती है। उसके बाद आदमी का मकसद क्या है। एक्चुअली अगर साइंस के हिसाब से देखें तो अपन पैदा होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और मर जाते हैं। तो भाई फर्टिलिटी हो गया रिप्रोडक्शन, मैरिज होगी तभी रिप्रोडक्शन कर सकते हो, और फिर मॉर्टिलिटी डेथ होगी। अब आज के टाइम के हिसाब से नई चीज़ें तो इसमें जो जुड़ी है ये है माइग्रेशन और सोशल मोबिलिटी। अब जो ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ ना, ये मेरे याद करने के तरीके हैं, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं याद करने की चीज़ों को। अगर आपको ठीक लगे तो आप उस हिसाब से याद कर सकते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्ट आपको याद होता है तो ऑल वेल। देखो डेमोग्राफिक साइकिल में सबसे पहले आता है क्रूड बर्थ रेट है, तो इसका बर्थ का डिवाइड करेंगे अपन मीडियन पॉपुलेशन से इंटू 1000, बिकॉज इट इज़ अ रेट, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से। बर्थ डिवाइड बाय मीडियन पॉपुलेशन और रेट है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करा। क्रूड डेथ डिवाइड बाय मीडियन पॉपुलेशन 1000 से मल्टीप्लाई करा। इंडिया का क्रूड बर्थ रेट जो है वो है 19.5 और इंडिया का क्रूड डेथ रेट जो है वो है 19.65। सिंपल, अगर आप बहुत नंबर से याद करने में वीक हो तो आप सिर्फ याद कर लो 9.5। अगर बर्थ है तो बर्थ, जाहिर सी बात है इंडिया में बर्थ ज़्यादा हो रहे हैं मोर देन डेथ, तो उसमें मन लगा दो आगे। 19.5 क्रूड बर्थ रेट हो गया, और अगर डेथ है तो 9.5 क्रूड डेथ रेट हो गया। ठीक है, अराउंड 9.6.5 ये इतना क्लोज ऑप्शन आता नहीं है, दोनों मिल जाए। ठीक है, अब है ना, अगर अभी तो इसमें मेरे पास फ़ोटोज़ है नहीं, बट जो ग्राफ होता है डेमोग्राफिक साइकिल का, ओके, वो देखो किस तरीके का होता है। मैं बना देता हूँ। ये ग्राफ होता है, अपन को इसमें ये 5 स्टेजेस होती है। कोई भी कंट्री के या ये डेमोग्राफिक साइकिल की 5 स्टेजेस होती है। सबसे पहले तो होता है हाई स्टेशनरी फेज, जिसमें बर्थ रेट भी बहुत हाई है, डेथ रेट भी बहुत हाई है। दिस इज़ कॉल्ड एज हाई स्टेशनरी फेज, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड होता है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अब एक्सपेंड कर रहा है, मतलब कोई एक्सपेंड कर रहा है, मतलब एक चीज़ तो इसमें, ठीक है, बढ़ेगी और एक चीज़ कम होगी। तो बढ़ेगी तो क्या, या कंटिन्यूस कौन सी रहती है, क्रूड बर्थ रेट इज सेम और इंक्रीज, एंड क्रूड डेथ रेट स्टार्ट्स टू डिक्रीज। दिस इज अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, सेकेंड स्टेज। फिर आता है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, जब क्रूड बर्थ रेट भी स्टार्ट करती है डिक्रीज होना और डेथ रेट तो ऑलरेडी डिक्रीज है। ठीक है, तो ये होता है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। फिर लो स्टेशनरी स्टेज आता है, जब दोनों, इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं। फिर लो स्टेशनरी स्टेज आता है फोर्थ, जिसमें क्रूड बर्थ रेट अब लो हो गई है और क्रूड डेथ रेट तो ऑलरेडी लो है। फिर लास्ट आता है डिक्लाइनिंग, जिसमें जो डेथ रेट है वो ज़्यादा हो जाती है और बर्थ रेट उससे कम हो जाती है। ओके, जितने भी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास PDF है, मैं बता दूंगा। अभी एक बार ये याद करो, या फिर फ़ोटो आपने देख रखी होगी। ओके, तो हाई स्टेशनरी है, मैं उसको वापस इजीली समझ में आए, बस इस हिसाब से कोई जगह बना लेता हूँ।
हाई स्टेशनरी स्टेज, दोनों डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई है। फिर जो बर्थ रेट है वो तो हाई रहती है, डेथ रेट डिक्रीज़ होना शुरू कर देती है। सेकेंड स्टेज है अर्ली एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग में जो डेथ रेट है वो ऑलरेडी डिक्रीज है और जो बर्थ रेट है वो भी डिक्रीज़ होने लग गई है। फिर फोर्थ में लो स्टेशनरी स्टेज, दोनों डिक्रीज हुई है। और फिफ्थ में डिक्लाइनिंग में डेथ रेट बढ़ गई है और ये कम हो गई है बर्थ रेट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, एक मतलब इसका ट्रिक है हेल्ड, HELLD, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, डिक्लाइनिंग। 1 2 3 4 5 ऐसे याद होने चाहिए। इंडिया करेंटली कौन सी स्टेज में है? वो करेंटली लेट एक्सपेंडिंग में है, थर्ड स्टेज में है, ध्यान रखना। अब सेंसस डन वंस एवरी 10 ईयर्स। फर्स्ट सेंसस 1871 में हुआ था। फर्स्ट डिसेबिलिटी सेंसस 1881 में हुआ था। सेंसस की काउंटिंग अपन स्टॉप करते हैं एट 1 मार्च मिडनाइट। और बिग ग्रेट इंडियन डिवाइड जो बोलते हैं वो हुआ था 1921 में। पहला सेंसस 1871 में हुआ। फर्स्ट डिसेबिलिटी सेंसस 1881 में हुआ। सेंसस को स्टॉप करते हैं 1 मार्च मिडनाइट पे। बिग ग्रेट इंडियन डिवाइड 1921 पे हुआ था। बिग ग्रेट इंडियन डिवाइड 1921 पे हुआ था। उस टाइम पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हुई थी अपनी 1921 में। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था ऊपर, जो मिड ईयर पॉपुलेशन मतलब 1 जुलाई तक की काउंट करते हैं। उसमें डॉक्टर्स डे होता है 1 जुलाई, वहाँ तक की काउंट करते हैं अपन। और ये सिंपल भी मिड ईयर यानी 12 महीने, छठा महीना कौन सा है? जुलाई का है, ठीक है, तो इसलिए मिड ईयर। अब देखो ये रेशियोस वगैरह बहुत रखने वाले हैं, आ जाते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं। सेक्स रेशो हमेशा फीमेल्स को मेल सर पे बिठा के रखते हैं, इसका ख्याल रखना। फीमेल डिवाइड बाय मेल नंबर इंटू 1000। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि अगर एग्जांपल के लिए कि 950 फीमेल का रेशियो है, यानी 950 फीमेल है पर 1000 मेल। जैसे कि इंडिया में 943 है फीमेल पर 1000 मेल। ये हाईएस्ट जो है वो केरला में होती है, मतलब केरला में है हाईएस्ट वुमेन रेशियो, केरला में है सेक्स रेशियो, और लोवेस्ट दमन और दीव में। फिर आता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? फीमेल चाइल्ड वही सेम रहेगा, क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो एडल्ट निकालो, फीमेल ऊपर ही रहेंगी। फीमेल बाय मेल बस एज ध्यान रखना 0 to 6 ईयर है इंटू 1000। चाइल्ड सेक्स रेशियो है 919, ये हाईएस्ट है मिज़ोरम में और लोवेस्ट है हरियाणा में, ठीक है। एडल्ट वाला 943 है और चाइल्ड सेक्स रेशियो 990। ग्रोथ रेट, डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है? 17.64% है। एनुअल ग्रोथ रेट है 1.64%। इंडिया इज़ इन वेरी रैपिड ग्रोइंग फेज करेंटली। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम जो इंडिया का है वो हर 35 से 47 साल में, हर इन एवरी 35 to 47 ईयर। फॉर एग्जांपल अगर आज से मैं 35 to 47 ईयर की बात करूँ तो पॉपुलेशन इंडिया की डबल हो जाएगी, ओके। ये ग्रोथ रेट है। लिटरेसी रेट क्या है? नंबर ऑफ़ लिटरेट, यानी कि नंबर ऑफ़ जो लिटरेट यानी पढ़े लिखे लोग मेरे पास कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन जो 7 साल से बड़ी एज की। यानी अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ सकता है, इसका क्वेश्चन ऐसे कि बोलेगा कि अपने पास ना टोटल पॉपुलेशन है 1050 लोगों की, जिसमें ना मेरे पास लिटरेट है 100, और बोलेगा जिसमें से 50 तो है ना 7 साल से कम के हैं, तो अपने पास टोटल पॉपुलेशन 7 साल से ऊपर की बची 1000। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 100 से, लिटरेसी रेट निकालो, 10% है, सिंपल। लिटरेसी रेट क्या है? नंबर ऑफ लिटरेट क्वेश्चन में दे देगा, पॉपुलेशन जो 7 साल से ऊपर उसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100, लिटरेसी रेट होती है। इंडिया में 74% है, मेल में 82 है, फीमेल में 65% है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में है, लोवेस्ट बिहार में है। SRS सिस्टम क्या है? सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। वंस एवरी 6 मंथ ये करवा जाता है। मोस्ट एक्यूरेट ड्यूल डेटा रिकॉर्ड होता है ये। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में आप क्या क्या चीज़ है ना लिखते हो, वो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट,
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड ग्रोथ रेट। ओके, ये दो चीज़ें हैं, ये अपने पूछी नहीं जाती बट फिर भी लिखाई भी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये हर 5 से 6 साल में करा जाता है। अब तक इसके 5 राउंड्स हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे, ये 4 से 5 साल में करा जाता है। अब तक इसके 4 राउंड्स हो चुके हैं। ये मैं वापस बता देता हूँ। सेक्स रेशियो, फीमेल हमेशा ऊपर रहनी है, फीमेल बाय मेल इंटू 1000, ये तो हो ही गया। 943 एडल्ट में है, बच्चों का 919 है, 0 to 6 ईयर एज। ग्रोथ रेट हो ही गई, ठीक है, याद नहीं रहता तो कोई नहीं, अभी तक तो देख लेना, अगर PY की हो तो डेटा याद कर लेना, मुझे तो याद नहीं हुआ था क्वेश्चन उस टाइम मेरे टाइम में। लिटरेसी रेट इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ लिटरेट डिवाइड बाय मोर देन 7 ईयर की जो पॉपुलेशन इंटू 100, ठीक है। अब देखो वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, कभी भी कोई भी बर्थ होता है तो उसको 21 दिन में रजिस्टर कराओ, कभी भी कोई भी डेथ होती है तो उसको 21 दिन में रजिस्टर कराओ, कभी भी कोई भी मैरिज हो रही है तो इसको विदिन 30 डेज़ या फिर विदिन 60 डेज़ या मैक्सिमम टू मैक्सिमम विदिन 90 डेज रजिस्टर कराओ। बर्थ रजिस्ट्रेशन इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफ NRI कपल इज डन विदिन 60 डेज ऑफ द अराइवल। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। अब थोड़े से ट्विस्टिंग पॉइंट्स आने वाले हैं तो देखना, ध्यान से सुनना। ये वाले समझ में आ ही गए थे, ठीक है, इनमें तो कुछ नहीं था। अब ये थोड़े से घुमाने वाले हैं। डेफिनेशन याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल फर्टिलिटी रेट, वर्ड टू वर्ड समझना चीज़ को। ये बोल रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो वुमेन के बॉर्न हुए हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, ठीक है। कंप्लीट फैमिली साइज की बात कर रहे हैं। टोटल फर्टिलिटी यानी अगर उसके दो लड़के और 3 लड़कियां हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट अगर मैं देखता हूँ 2 बॉयज़ हैं 3 गर्ल्स हैं वुमेन के। अब देखते हैं इस हिसाब से, तो टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी हो गई, 5 हो गई। ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बॉर्न टू अ वुमन, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी है, इसकी 3 हो रही है ग्रॉस की। नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन बॉर्न टू अ वुमन टेकिंग इनटू अकाउंट है मोर्टिलिटी। मतलब क्या है कि अगर कोई गर्ल चाइल्ड की डेथ हो गई है, सिर्फ गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हैं है ना, तो अगर कोई गर्ल चाइल्ड की डेथ हो गई तो उसको एक्सक्लूड करके जितनी अलाइव गर्ल चाइल्ड है, मान लो ये 3 थी, 3 में से 1 की डेथ हो गई है, तो यहाँ पर अपन नेट रिप्रोडक्टिव रेट में 2 बताएंगे, जो कि 2 लड़कियाँ जिंदा हैं। वापस देखो, टोटल फर्टिलिटी रेट है, ग्रॉस है और नेट है। टोटल जब तक मैं नहीं बोलूँगा ना, जब तक बॉयज़ को ऐड नहीं करना है। टोटल बोल रहा हूँ तभी बॉयज़ को ऐड करके बताना है, अब तक मैं मोर्टिलिटी को अकाउंट में नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वुमेन है, 2 तो उसके पास बॉयज़ हैं, प्लस 3 अब तक उसको गर्ल्स हुई है, जिसमें से 1 डेड हो गई है लड़की, ठीक है। अगर मैं टोटल की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अभी तक कितने पैदा करे उसने, वो हो गए 5, ठीक है। ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट क्या है, कितनी लड़कियां अभी तक पैदा कर चुकी है, वो है 3। और नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या है, कितनी लड़कियां उसने पैदा करी, इनमें से कितनी जिंदा है, वो है 2। ओके, टोटल ग्रॉस और नेट। अरे ना चाइल्ड वुमेन रेशो, जब सेक्स रेशो निकाले थे तो ऊपर किसको रख रहे थे, फीमेल को, ठीक है, क्योंकि मेल फीमेल में अगर अपन प्रायोरिटी देते हैं, समाज जो बोलते हैं, समाज किसको प्रायोरिटी देता है, मेल फीमेल में फीमेल को, बिल्कुल। अब चाइल्ड वुमेन रेशो निकाल रहे हैं, अब चाइल्ड और वुमेन में समाज किसको प्रायोरिटी देगा, चाइल्ड को, तो इसमें चिल्ड्रन अपॉन वुमन आएगी, ठीक है। वुमन वो जो चिल्ड्रन दे सकती है, यानी कि वो भी जो फर्टिलिटी एज में होती है, यानी कि 15 साल से 39 साल तक। अब चाइल्ड की ने बोलोगे आप 0 से 4 साल तक के, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे को ही प्रायोरिटी ज़्यादा मिल रही है, तो 0 से 4 साल तक के बच्चे डिवाइड बाय वुमेन 15 से
39 साल तक की। अब देखो मैंने बताया था, पहले तुमको बताया था कि भाई रेट में मल्टीप्लाई बाय 1000 होना है, रेशो में मल्टीप्लाई बाय 100 होना है। अभी जब एंड करोगे ना, जब अपना रिवीजन एक बार ये सुनने के बाद, जितनी भी रेशो वगैरह जितने भी इस टाइप के है ना, सब एक जगह लिख लेना, क्योंकि दिक्कत देंगे बाद में। किसी में 1000 है, रेशो होते हुए भी इसमें 1000 आ रहा है, ठीक है, जबकि होना 100 थी। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बट एग्ज़ाम में कभी कभी कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है। अब देखो कॉन्सेप्ट ध्यान दे दिया, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चाइल्ड वुमेन रेशो में अगर ये तो तुम समझ गए चीज़, इसी में दिक्कत नहीं है। यहाँ 1000 क्यों आया? रेशो का मतलब समझते हो पहले चीज़ क्या होता है? रेशो मतलब होता है कि कोई सेम चीज़ में से सेम चीज़ का भाग दे दो आप। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास अगर 100 आदमी हैं, उन 100 आदमी में से गोरे कितने हैं? 60, ठीक है, तो मैं गोरे लोगों का रेशो निकाल रहा हूँ एक तरीके से। तो रेशो जब सेम चीज़ बाय सेम चीज़ का करते हैं ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर अगर डिफरेंट चीज़ का रेशो निकालते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं वुमेन की बात करूँ, ठीक है, सिर्फ मैं वुमेन की बात कर रहा हूँ अगर, ठीक है, कि भाई वुमेन, मेरे पास अगर 1000 औरतें हैं मेरी पॉपुलेशन में, उन 1000 औरतों में जो मेरी पॉपुलेशन में है, उनमें से फर्टाइल कितनी है? मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ कि उनमें से 900 फर्टाइल है, एब्सोल्युटली फाइन है, कोई डायग्नोज डिसीज़ नहीं है अभी तक, इंटू 100 होगा इसमें, क्योंकि सेम चीज़ को डिवाइड कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ बच्चा और औरतें सेम थोड़ी है, इसलिए तो 1000 आए। यहाँ कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, एग्जाम में कॉन्सेप्ट समझ आए, कॉन्सेप्ट से कर लो, रट्टा मारना है रट्टा मार लो, डिपेंड्स ऑन यू। अब नेक्स्ट देखो जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट क्या है? अभी मैंने ऊपर जो बात करी थी वो तो था ग्रॉस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइव या टोटल लाइव नहीं, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, वो था ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होती है? टोटल लाइव बर्थ जो वुमेन ने दी है डिवाइड बाई टोटल वुमेन्स जो 15 से 39 साल की है। यानी अगर मैं बात करूँ इस साल इंडिया में या फिर कोई कम्युनिटी में इस साल 100 टोटल लाइव बर्थ हुए हैं, डिवाइड बाय 15 से 39 साल की 1000 वुमेन है, इंटू 1000, तो ये 100 आएगा ग्रॉस फर्टिलिटी रेट। ओके, यहाँ तो रेट है तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1000 ही आना है। ओके, ग्रॉस सॉरी जनरल ग्रॉस तो वो पड़ता है रिप्रोडक्टिव वाले में। जनरल फर्टिलिटी रेट क्या है? टोटल लाइव बर्थ डिवाइड बाय टोटल वुमेन ऑफ 15 to 49 ईयर। फिर आता है डिपेंडेंसी रेशियो। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी 2-3 बार, मेरे पेपर में भी आया था शायद, जितना हाँ मेरे पेपर में आया था ये। तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या है? डिपेंडेंसी रेशियो इज़ नॉन अर्निंग बाय अर्निंग पीपल, ठीक है। तो नॉन अर्निंग कौन से होते हैं? जो 15 साल से कम के हैं और 65 साल से ज़्यादा, क्योंकि रिटायरमेंट 65 साल पे होता है और मिनिमम जॉब तो 15 साल से कम में ही स्कूलिंग पूरी होती है, तो 10-12 ऐसे साल से याद कर सकते हो। पर बेसिक याद कर लो, 15 से कम वाले प्लस करो किसके साथ? 65 से ऊपर वालों के साथ, डिवाइड बाय 15 से 65 के बीच के जो लोग हैं आपके पास कम्युनिटी आपकी पॉपुलेशन में, वो हो गया आपका डिपेंडेंसी रेशियो, खत्म। पॉपुलेशन पिरामिड है, फॉर्मूले हो गए ना पूरा। ओके, मैं एक बार इसको वापस बताना चाहूँगा। देखो, सेक्स रेशियो हो गया फीमेल बाय मेल 943 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो फीमेल बाय मेल 0 to 6 ईयर 919। ये केरला में हाईएस्ट, WTO में कम है, मिजोरम में हाईएस्ट पे है, हरियाणा में लोवेस्ट है। लिटरेसी रेट होगी नंबर ऑफ लिटरेट डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मोर देन 7 ईयर। नंबर ऑफ लिटरेट डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मोर देन 7 ईयर, लिटरेसी रेट हो गई मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल फर्टिलिटी रेट, कितने बच्चे वो अभी तक पैदा कर चुकी हैं, मेल फीमेल दोनों मिलाकर। ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, यानी कि कितने लड़कियां पैदा करी हैं, और नेट रिप्रोडक्टिव रेट, कितनी लड़कियां जिंदा बची हैं अभी, ठीक है। चाइल्ड वुमेन रेशो, चाइल्ड 0 to 4 ईयर डिवाइड बाय वुमेन 15 से 39 साल, इंटू रेशो है तो 1000। जनरल फर्टिलिटी रेट, टोटल लाइव बर्थ डिवाइड बाय वुमेन 15 से 39 साल, इंटू 1000। डिपेंडेंसी रेशो नॉन अर्निंग बाय अर्निंग, नॉन अर्निंग वाले कौन से? 15 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा को प्लस करो, डिवाइड बाय 15 से 65 साल वाले आपकी पूरी पॉपुलेशन। अब देखो
पॉपुलेशन पिरामिड, इसे कहते हैं हिस्टोग्राम। एज सेक्स पिरामिड को यहाँ हिस्टोग्राम होता है। ये अगर जो लाइन है ना, ये बताती है कि इस साइड के आप जो डाटा जिस हिसाब से उसने सेट करा है, कोई यूनिवर्सल नहीं होता, बट एग्जाम्पल के अपन बोले कि इस साइड की ये मेल है, इस साइड तक फीमेल है, तो ये लाइन अगर इस जिधर है तो मान लो इस मतलब क्या है, अगर मेल्स कम है और इसमें मेल्स ज़्यादा है आपके उस कम्युनिटी में, ये एज है। ओके, अब देखो ये है जो ऊपर वाला है ना, वो डेवलपिंग कंट्री का है। जो डेवलपिंग कंट्री का होता है वो पिरामिड शेप्ड होता है। बेस ब्रॉड होगा, यानी यंग पॉपुलेशन, जो चिल्ड्रन वाली पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है, और ऊपर नैरो होता है कि जेनेटिक पॉपुलेशन कम है। शेप इज इंडिकेटिव ऑफ द फर्टिलिटी पैटर्न एंड सिमेट्री इंडिकेटिव ऑफ द मेल एंड फीमेल रेशो। बिल्कुल मैंने बताया, ये जो सिमेट्री है बीच वाली लाइन, ये मेल फीमेल रेशो के बारे में बताती है। ओके, और जो शेप है वो फर्टिलिटी पैटर्न के बारे में बताता है। नेक्स्ट, डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है? डेवलप्ड कंट्री में मिडल में बल्ज होता है कि जो यंग एडल्ट्स हैं, वर्किंग हैं, रिप्रोडक्टिव एडल्ट्स हैं, वो उनमें ज़्यादा है, तो ये होता है स्पिंडल शेप। ओके, जो अपने पास डेवलप्ड कंट्री वाला जो होगा वो तो स्पिंडल शेप होता है, और ये जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये पिरामिड शेप होता है डेवलपिंग कंट्री वाला। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन की। अब देखो फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन, इसमें फ़ोटोज़ वगैरह का है, वही सेम फ़ोटोज़ का सीन है। मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ़ोटोज़ पहले एक बार ऐड कर दूँ, या PDF एक बार गो थ्रू हो जाऊँगा उससे। कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो होते हैं जो एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स यूज़ करे जा सकते हैं, और इसमें कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में अपने पास सिर्फ एक ही है जो कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव अपन बोल सकते हैं, जिसको वो है मेल कॉन्डम्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेल कॉन्डम्स को ही आप एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स काम में ले सकते हो। फीमेल कॉन्डम को 2 घंटा पहले लगाना पड़ता है, डायफ्राम को 6 घंटा पहले लगाना पड़ता है, और वेजाइनल रिस्पॉन्स को 4 आवर पहले इंसर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव सब में से कौन सा है? मेल कॉन्डम है। ओके, फिर स्पर्मिसाइड भी होते हैं। स्पर्मिसाइड है, इसका नाम है नॉन ऑक्सिनोल 9। ये क्या करता है, जो स्पर्म की एक्रोसोमल कैप होती है उसको रप्चर कर देता है और उसको नॉन फर्टाइल बना देता है, उसको कोई काम का नहीं बचता फिर वो। तो कौन सी चीज़ें हो गई कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव में? मेल कॉन्डम्स हो गए और स्पर्मिसाइड हो गए, जिसका नाम है नॉन ऑक्सिनोल 9। अब देखो इंटरसेप्टिव, इंटरसेप्टिव वो होते हैं जो अपन आफ्टर इंटरकोर्स यूज़ करते हैं एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो तो होते हैं प्रोजेस्टेरोन पिल्स। मोस्ट कॉमन जो यूज़ होते हैं वो है प्रोजेस्टेरोन पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। विद इन 72 आवर जो आई पिल आती है, 1 पिल प्लस 1 पिल देनी होती है 12 आवर के गैप से, और ये कंप्लीट करना होता है विद इन 72 आवर्स। डोसेज जो था इसका 0.75 होता है प्लस 0.75 होता है 2 पिल का, बट यूजुअली 1.5 mg का एक डोज ही देके कंप्लीट कर देते हैं जो आई पिल में जो आता है। ओके, एक होता है COCPs, ये भी 72 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। इसकी रिजिमिन का नाम है यूस्पी एंड लेंसी रिजिमिन। इसमें 4 पिल्स देते हैं 12 आवर के गैप में, और 4 पिल्स कंप्लीट करनी होती है विद इन 72 आवर्स। इसलिए 4 पिल लेनी है, इसमें इतना ध्यान रखना पड़ रहा है, इसलिए सब चीज़ों छोड़ के प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स देते हैं एक बार में। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन यूज़ तो था, वो तो मैंने आपको क्या बताया, वो तो है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, पर जो हाईएस्ट एफिकेसी है, हाईएस्ट एफिकेसी किसकी निकली है यहाँ पर, वो है इंट्रायूट्राइन डिवाइस की। इंट्रायूट्राइन डिवाइस लेस देन 5 डेज आप इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कॉपर टी होता है, और उसकी हाईएस्ट एफिकेसी होती है। फिर आता है RU486 जो मिफेप्रिस्टोन है, वो भी लेस देन 72 आवर यूज़ करा जा सकता है। हाई डोज ईस्ट्रोजन
कंटिन्यूसली 5 डेज़ के लिए दो, फिर विड्रॉल कर दो तो विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है, एक ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव है। बट मोस्ट कॉमन वी यूज़ इज प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। COCP इसका जो रेजिमेन है उसका नाम है यूएसपी एंड लेंसी रेजिमेन, और जो हाईएस्ट एफिकेसी वाला है वो है IUD लेस देन 5 डेज। एलिजिबल कपल कौन सा कपल होता है? करेंटली मैरिड कपल है जिसमें वाइफ 15 to 49 ईयर एज की यानी रिप्रोडक्टिव एज में है, और हर पॉपुलेशन में मतलब पॉपुलेशन है 150 to 180 एलिजिबिलिटी कपल पर 1000 पॉपुलेशन में, इंडिया में भी। नेक्स्ट है कपल प्रोटेक्शन रेट। कपल प्रोटेक्शन रेट जो है उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड कपल जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कपल इनटू 100। देखो कपल से डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए इनटू 100 हो रहा है यहाँ पर अभी, है ना। फेलियर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव अपन कौन से इंडेक्स के थ्रू मेजर करते हैं? उसका नाम है पर्ल इंडेक्स। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है उसको अपन मेजर करते हैं पर्ल इंडेक्स के थ्रू। दिस इज एक्सप्रेस्ड एज फेलियर पर 100 वुमन ईयर। ओके, इसको एक्सप्रेस करते हैं एज यूनिट जो है इसी फेलियर की वो है पर 100 वुमन ईयर। पर्ल इंडेक्स कंप्लीट हो गई है। अब पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला देख लो। पर्ल इंडेक्स का टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर, वो प्रेगनेंसीज जो कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर की वजह से हो रही है डिवाइड बाय टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर, यानी टोटल कितना मंथ तक उसको यूज़ करा था कॉन्ट्रासेप्टिव को, मल्टीप्लाई बाय 1200। थोड़ा सा फॉर्मूले मैंने बोला था ना लिख लेना, तो लिख ही लेना उनको ना। वापस देख लो। एलिजिबल कपल जो करेंटली मैरिड कपल है और जिनमें वाइफ 15 से 15 to 49 ईयर की एज में है। कपल प्रोटेक्शन रेट टोटल नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड कपल डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कपल्स इनटू 100। फेलियर रेट पर्ल इंडेक्स के थ्रू करते हैं। 100 वुमन ईयर के इसमें एक्सप्रेस्ड होती है ये। पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर डिवाइड बाय टोटल मंथ्स ऑफ द एक्सपोजर ऑफ दैट कॉन्ट्रासेप्शन मल्टीप्लाई बाय 1200। पर्ल इंडेक्स जो मेल कॉन्डम्स का है वो है 2 to 1400 वुमेन ईयर। वेजाइनल रिस्पॉन्स का जो है वो है 9 to 2000 वुमेन ईयर। फीमेल कॉन्डम का 5 to 2100 वुमेन ईयर। IUD का 1 to 5 होता है। OCP का 0.1 से 2 तक होता है। स्टेलाइजेशन का 0.1 होता है। मोस्ट कॉमनली वैसे पूछेगा तो मेल कॉन्डम या वेजाइनल स्पॉन्ज का पूछता है। मेल कॉन्डम का 2 to 14 है और 9 to 20 है वेजाइनल स्पंज का। बाकी भी आप याद करो तो वेल एंड गुड है। फर्स्ट कंट्री जिसने नेशनल फैमिली प्रोग्राम स्टार्ट करा था वो इंडिया ही था 1951 में, जिसे पकड़ पकड़ के स्टेलाइजेशन करती थी कांग्रेस गवर्नमेंट। अब नेशनल फैमिली प्रोग्राम जो था इट कम्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल फैमिली प्रोग्राम जो है इट कम्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। अब वो किसके अंडर आ गया है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में आ गया, RCH के अंडर आ गया वो। नेशनल फैमिली प्लानिंग मेथड ये RCH में रिकमेंडेड नहीं है। RCH में तो कॉन्डम्स वगैरह ये सब प्रॉपर वाले रिकमेंडेड है। ये जो नेचुरल मेथड्स हैं इनका पर्ल इंडेक्स बहुत हाई होता है, 40 to 60 100 वुमेन ईयर इनका पर्ल इंडेक्स। सबसे पहले है कैलेंडर मेथड या फिर फर्टाइल पीरियड मेथड या रिदम मेथड या सेफ पीरियड मेथड ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम सेट मेथड, जिसमें आप चेक कर लो कि ओवुलेशन डेज ये डेज है तो पीरियड्स की डेट से पहले, पीरियड्स की डेट्स के बाद में या फिर एंड ऑफ द साइकिल पे कैलेंडर वाइज आप इंटरकोर्स कर रहे हो प्रोटेक्शन फ्री। फिर बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड है। ओवुलेशन वाले दिन टेम्परेचर और उन दिनों मतलब 2-3 डेज तक ओवुलेशन वाले टाइम में टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का अप टू 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। फिर है सर्वाइकल म्यूकस मेथड या बिलिंग्स मेथड की जो फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल होती है उसमें जो सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो स्टिकी वाटरी थिन होता है, ठीक है। और जो एंड हाफ साइकिल का होता है उसमें वो थिक वाइटिश, ठीक है, और हार्ड थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का होता है। फिर सिम्प्टोथर्मिक मेथड है जिनमें आप तीनों को एक साथ यूज़ कर रहे हो, ये बेस्ट है। देन कम्स कोइटस इंटरप्टस जिसमें विड्रॉल बिफोर द इजैकुलेशन होता है। एब्सटेंस मेथड है जो कि मोस्ट इफेक्टिव होता है। पर्ल इंडेक्स इसका 0 है कि आप करो ही मत इंटरकोर्स, प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, ठीक है, इसलिए।
देन कम्स लैक्टेशनल एमोरेडिया, जो आपको पता ही है जिसके बारे में। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड जो होता है वो वेसेक्टोमी है, ध्यान रखना। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड इज वेसेक्टोमी। अब बात करते हैं बेरियर मेथड की। जो मेल कॉन्डम का मैंने पर्ल इंडेक्स बताया था 2 to 14, फीमेल का 5 to 21 है। HIV प्रोटेक्शन के अगेंस्ट दोनों भी अच्छे हैं, बट सबसे बेस्ट HIV प्रोटेक्शन के अगेंस्ट फीमेल कॉन्डम्स होते हैं। फीमेल कॉन्डम्स रीयूजेबल है और मेल कॉन्डम्स आर नॉट रीयूजेबल। फिर बात करें वेजाइनल स्पॉन्ज की। बैरियर मेथड होता है एक तो इसमें देखो वेजाइनल स्पॉन्ज लग जाता है सर्वाइक्स के उधर अराउंड, तो एक तो ये एज अ बैरियर भी वर्क करता है और दूसरा ये स्पर्मिसाइड भी होता है। नॉन ऑक्सीनाइल 9 था, ठीक है। स्पर्मिसाइड एक्रोसोमल कैप को तोड़ देता है। ये एज अ ब्रांड नेम है इसका, वेजाइनल स्पॉन्ज का ब्रांड नेम है टुडे। पर्ल इंडेक्स है 9 to 20। इफ़ नॉट यूज प्रॉपरली इट कैन लीड टू टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्टाइफोलियस वाला। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जो OCP है माला N और माला D। इसके अंदर होता है इथाइल ईस्टाडायोल प्लस लीवोनॉर्गेस्ट्रोल 30 माइक्रोग्राम प्लस 150 माइक्रोग्राम, या फिर एम जी बात करें तो 0.03 mg प्लस 0.15 mg। इसमें कंप्लीट 21 डेज तक पिल्स चलती है ये, और लास्ट 7 जो होती है वो नॉन हार्मोनल पिल्स होती है 60 mg फेरस फ्यूमरेट की। फिर सहेली आता है। सहेली इज़ द ओनली नॉन स्टीरॉयडल नॉन हार्मोनल OCP डेवलप्ड बाय द CDRI लखनऊ। इसके अंदर जो होती है चीज़ उसका नाम है ऑर्मिलोक्सिफेन। ऑर्मिलोक्सिफेन नाम है इसके अंदर जो चीज़ होती है, जो दवाई है या फिर जो कंपाउंड है इसके अंदर, उसका नाम है ऑर्मिलोक्सिफेन। इसका एक फेमस नेम और है जिसको अपन बोलते हैं सेंटक्रोमेन, जो कि एक सर्म है, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। पर्ल इंडेक्स है इसका 1.8 to 2.8, बट दिस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन PCOD। ओके, और ये 1 पर वीक पिल देनी होती है। न्यू ब्रांड नेम है इसका छाया। तो सहेली, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है पूछने लायक। सहेली जो है नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल OCP CDRI लखनऊ ने डेवलप करा है। पर्ल इंडेक्स इसका 1.8 to 2.8। ऑर्मिलोक्सिफेन या सेंटक्रोमेन इसका नाम है। ये एक सर्म है और कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है PCOD में, 1 वीक पिल देनी होती है। न्यू ब्रांड नेम इसका छाया। फिर आता है IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ये 3 जनरेशन के आ चुके हैं अभी तक, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जनरेशन में नॉन मेडिकेटेड होते हैं, इनर्ट IUD होती है ये, और इनमें लिपल्स लूप होते थे जिनका हाईएस्ट फेलियर रेट होता था, तो इनको अभी यूज़ नहीं करते। सेकेंड जनरेशन में कॉपर वाली आई है जो मेडिकेटेड होती है, बायोएक्टिव IUD होती है। कॉपर टी है, कॉपर टी 380 है, ये 10 साल तक चलती है। 380 मीन्स 380 इसका सर्वेस एरिया है कॉपर का। और कॉपर टी 375 मल्टीलोड, ये 5 साल तक चलती है। एंड में 5 आ गया ना, तो ये 5 साल तक चलती है। इसमें एंड में 0 आ गया तो 10 साल तक चलती है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। जो 380 है इसमें एंड में 0 आ गया तो ये 10 साल तक चलती है। और जो 375 है एंड में 5 आ गया तो ये 5 ईयर्स तक वर्क करती है। जो कॉपर टी मल्टीलोड है 5 ईयर्स तक वर्क करती है। कॉपर टी 380A है वो 10 ईयर्स तक वर्क करती है। जो थर्ड जनरेशन वाली इसमें आती है उसका नाम है प्रोजेस्ट्रट। ये ओनली हार्मोनल होती है, रिलीज़ करते हैं 65 माइक्रोग्राम ऑफ द प्रोजेस्टेरोन पर डे। तो IUD में फर्स्ट जनरेशन तो काम में लेती नहीं। सेकंड में कॉपर टी 380A हो गया, कॉपर टी 375 मल्टीलोड 5 ईयर तक हो गया, वो 10 ईयर तक है। प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करती है 65 माइक्रोग्राम पर डे प्रोजेस्टेरोन। अब नेक्स्ट जो इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव है वो है DMPA। ये तो शॉर्ट नेम है DMPA, इसका फुल फॉर्म क्या है? डेपट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट। देखो नाम जितना खतरनाक है ना इसका, ये उतना ही डिफरेंट वर्क करती है। अभी तक जितनी भी थी, या तो आप उनको इंट्रा यूट्राइनली या वेजाइनली उनको इंसर्ट कर रहे हो, या फिर वो ऐसा पिल ले रहे हो, या फिर पैच लगा रहे हो मैक्स टू मैक्स। जैसे पैच वाला ये आएगा, सब डर्मल इम्प्लांट्स लगते हैं। नॉर्प्लांट जो है 6 सिलिस्टिक कैप्सूल्स लगते हैं 35 mg के लेवोनॉर्गेस्ट्रोन के, 5 ईयर्स तक वर्क करते हैं। बट ये डेपर्ट फॉर्मेशन में क्या है, ये इंट्रामस्कुलरली देते हैं इन एज ए इंजेक्शन 150 माइक्रोग्राम पर 3 मंथ्स। मोस्ट में साइड इफेक्ट क्या है इसका, वो है
इरेगुलाइजेशन ऑफ द साइकिल। इसका नाम क्या है? अंतरा है। ये ब्रांड नेम ज़रूर याद रखना है। जो वेजाइनल रिस्पॉन्स था ना उसका नाम था टुडे। जो डेपर्ट वाला इंट्रामस्कुलर है इसका नाम है अंतरा। टुडे कहाँ गया? सहेली का तो था सेंट क्रोमेन एक्स्ट्रा, है ना, और जो वेजाइनल रिस्पॉन्स का था टुडे। ध्यान रखना इनको ना। सबडर्नल इम्प्लांट मैंने बता ही दिया। अब आता है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी स्ट्रक्चर विच वी कट इन वेसेक्टोमी इज वास्ट डिफरेंस। ओके, minimum length to be cut is 1 centimeter. Should use barrier method at least for 3 months even after the vasectomy. Okay, and if most one cause of the failure होता है तो वो होता है मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वास्ट डिफरेंस। और लास्ट एक निश्चय होता है। निश्चय, निश्चय इज यूरिन प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट गिवन बाय गवर्नमेंट। एक होता है निश्चय, वो टीबी वाला है, शय टीबी वाला, ये च है निश्चय, ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट है। ओके, तो एक बार देख लूँ मैं इसको। ये हो गया डेपर्ट, हो गया इंट्रामस्कुलर। सबडर्नल इम्प्लांट हो गया जिसमें स्किन में इम्प्लांट करते हैं। आईयूडी हो गया, सेकंड जनरेशन में कॉपर वाला है। थर्ड जनरेशन में हार्मोनल जो प्रोजेस्टेट है। 380 में एंड में 0 है तो वो 10 ईयर, इसमें 375 में एंड में 5 है तो वो 5 ईयर। सहेली, सेंट क्रोमेन, ऑर्मिलॉक्सिफेन, छाया सर में एक, पीसीओडी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हाँ, इसका ब्रांड नेम छाया है। ठीक है, ब्रांड नेम इसका छाया है सहेली का। और ओसीपी माला एंड माला डी हो गया। वेजाइनल रिस्पॉन्स टुडे वाला हो गया, ये वेरे मेथड। और इसी के साथ ये अपना कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ की। ओके, तो अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में। (1951) में ना नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था, 1951 में जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था वो, और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर वाला जो प्रोग्राम था वो, इन दोनों को मिलाकर चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम बनाया गया 1992 में, जिसमें बाद में STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ऐड करके इसको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम बना दिया गया 1997 में। कुछ इतना देखो, अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो डेट वाइज, मतलब बेसिक सी चीज़ याद होनी चाहिए कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम में ना सब कुछ आ जाता है मदर और चाइल्ड के बारे में, और रिप्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में, वही कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, एवरीथिंग। ठीक है, ये सब। और जो RCH है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट है नेशनल हेल्थ मिशन का। हाँ, अब ये जो RCH है ना वो भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आता है। ठीक है, NHM। अब देखो RCH प्रोग्राम जो है उसमें RMNCH स्ट्रेटजी होती है। इनकी फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, नियोनेटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और एडोलसेंट। रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड और एडोलसेंट। अगर उल्टा देखें तो न्यूबॉर्न, चाइल्ड, एडोलसेंट, न्यूबॉर्न, चाइल्ड, एडोलसेंट, फिर मैटरनल और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें ना बहुत सारी योजनाएं आएंगी, उनके बारे में अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूबॉर्न केयर, ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूबॉर्न केयर, ONBC। इसके अंदर 2005 में इसको जननी सुरक्षा योजना थी, 2005 में। बाद में इसका नाम चेंज करके 2011 में कर दिया गया जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। देखो, ये स्पेशली पहले चीज़ें बता दो भाई, ये जो 3-4 पन्ने हैं ना, बस ये जो 4 पन्ने बहुत कंफ्यूजिंग रहेंगे, क्योंकि इसमें सारी है ना वो है गवर्नमेंट मिशंस वगैरह है। ये ऊपर वाला हो गया, RMNCH स्ट्रेटजी हो गई। अब बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव केयर की। समझ नहीं आ रहा तो इतना याद रख लो कि MCQ लग जाए। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड न्यूबॉर्न केयर है जननी सुरक्षा योजना, जो 2005 में थी, उसको चेंज करके अब कर दिया जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में। ओके, नेक्स्ट असेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूबॉर्न केयर एंड इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूबॉर्न केयर। असेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूबॉर्न केयर में, ठीक है, यहाँ पर MCH 1 होता है,
पीएचसी के अंदर होता है ये, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर हैंडल करता है सब कुछ, ठीक है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ फर्स्ट वाला पार्ट है ये, यहाँ पे ये सेकंड है, ओके। एंड यहाँ पर असेंशियल में देखो, मैं रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अपन बात कर रहे थे ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूबॉर्न केयर की। ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूबॉर्न केयर में अपन ने देखा दो चीज़ें होती है, एक होता है असेंशियल, एक होता है इमरजेंसी। असेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूबॉर्न केयर एंड इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूबॉर्न केयर। अब असेंशियल में ये एमसीएच लेवल 1 पर होता है, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होता है ये, एमबीबीएस डॉक्टर इस चीज़ को करता है। अब क्या क्या चीज़ यहाँ पर असेंशियलिटी में देनी चाहिए और क्या क्या चीज़ एमबीबीएस डॉक्टर हैंडल कर सकता है, वो चीज़ देखो। रजिस्ट्रेशन कर सकता है वो प्रेगनेंसी का, एंटीनेटल चेकअप कर सकता है, एंश्योर कर सकता है सेफ डिलीवरी, पोस्ट नेटल केयर दे सकते हैं एंड न्यूबॉर्न को केयर दे सकते हैं। ये 5 चीज़ें असेंशियल में आ जाती है। फिर इमरजेंसी में 2 चीज़ें आती है, एक तो बेसिक इमरजेंसी न्यूबॉर्न केयर और एक आता है कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी न्यूबॉर्न केयर, जैसे बीमॉन्क और सीमॉन्क कहते हैं। तो जो बेसिक वाली है उसमें 24/7 वर्किंग पीएचसी आते हैं और सीएचसी आता है, सेंट्रल हेल्थ, ठीक है, जो सेंटर होता है। यहाँ पर बेसिक अगर कोई चीज़ प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको हैंडल करने की कैपेसिटी होती है सेंटर की, जैसे मैनुअल इम्यूनो प्लेसेंटा, ऑक्सीटोसिन, एंटीबायोटिक्स, असिस्टेड डिलीवरी, एंटी कन्वल्सेंट, वैक्यूम असिस्टेंट डिलीवरी एंड न्यूबॉर्न रिसस्किटेशन। 7 चीज़ें इसमें हो गई। जो कॉम्प्रिहेंसिव वाला होता है उसमें ये सब चीज़ें तो होती है, उसके साथ 2 चीज़ें एक्स्ट्रा क्या होती है, अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो वो, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अब पूछेगा क्या, देखो पूछ लेगा कि भाई ठीक है सीमॉन्क में क्या चीज़ें होती है या क्या नहीं होती, बीमॉन्क में क्या होती क्या नहीं होती। सिंपल इतना ध्यान रखो कि असेंशियल वाले में तो है ना, नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंट वुमेन आई, अपन ने करा रजिस्ट्रेशन, एंटीनेटल चेकअप करो, सेफ डिलीवरी कराओ, पोस्ट नेटल केयर करो, न्यूबॉर्न केयर करो, घर भेज, हो गया काम खत्म। अब अगर कुछ दिक्कत आती है, कॉम्प्लिकेशन आती है, तो वो सब आ जाती है बीमॉन्क में, बेसिक वाले में, ठीक है। बस अगर सर्जरी कर रहे हो या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दे रहे हो तो वो सीमॉन्क का पार्ट है, बाकी और ये वाली सारी चीज़ें तो इसमें आती ही आती है, समझ गए। अब नेक्स्ट है आइडियल एंटीनेटल विजिट्स इंडिया में जो बोली जाती है करने के लिए, वो है 13 to 14। किस किस ड्यूरेशन में, फर्स्ट 7 मंथ्स में वंस अ मंथ, फिर 8वें मंथ में ट्वाइस अ वीक, मतलब ट्वाइस अ मंथ, फिर उसका लास्ट मंथ में वंस अ वीक। तो ऐसे करके 13 से 14 विजिट्स होती है। और मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स इंडिया के अकॉर्डिंग तो 4 है, ध्यान रखना। मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स इंडिया के अकॉर्डिंग 4 है और WHO के अकॉर्डिंग मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स 8 होनी चाहिए। सेफ डिलीवरी प्रिवेंट करती है मैटरनल एंड न्यूबॉर्न टिटनेस को, ठीक है, मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनेस, और न्यूबॉर्न एंड नियोनेटल, मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए सेफ डिलीवरी करवाते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो देखो आप। क्लीन हैंड ऑफ द डॉक्टर्स, क्लीन सरफेस ऑफ द थिएटर, ऑपरेशन थिएटर, क्लीन कॉर्ड कटिंग, क्लीन कॉर्ड टाई, क्लीन कॉर्ड स्टैम्प, क्लीन टॉवेल एंड वाटर, ठीक है। अब जो क्लीन टॉवेल है तो डॉक्टर्स भाई हैंड वॉश करके क्लीन टॉवेल से अपने हाथ को वो करें, ये क्लीन टॉवेल डॉक्टर्स के लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें अपने को क्लीन रखनी है टू प्रिवेंट मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनेस, ओके। हम बात करते हैं पोस्ट नेटल विजिट्स की। मिनिमम 3 to 4 पोस्ट नेटल विजिट्स होनी चाहिए। अगर होम डिलीवरी है तो 4 और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो 3। होम डिलीवरी है तो 4 मीन डे ऑफ द डिलीवरी पर ही हो जाती है एक, और इंस्टीट्यूशनल में 3 क्योंकि डे ऑफ द डिलीवरी पर तो वुमन जो हॉस्पिटल में ही है ना, इसलिए यहाँ पे 3 हो रही है। भेदभाव नहीं कर रहे हैं एक्चुअली अपन, और है ही हॉस्पिटल में तो उसको अपन काउंट नहीं कर रहे हैं पोस्ट नेटल विजिट्स में। तो होम डिलीवरी है तो 4, इंस्टीट्यूशनल है तो 3। अब मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल या ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जो होती है वो घर पे जाएगी टू चेक मदर एंड न्यूबॉर्न, ओके। कौन जा रहा है घर पर, मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल या फिर ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये जाती है। फिर होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर एक चीज़ आती है जिसमें मिनिमम पोस्टनेटल विजिट्स डन बाय आशा वर्कर इज़ 6 to 7।
वही अगर होम डिलीवरी है तो 7 और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो 6। वापस देख लो, पोस्ट नेटल विजिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब पोस्ट नेटल विजिट्स मिनिमम 3 to 4 होती है, होम डिलीवरी तो 4, इंस्टीट्यूशनल है तो 3। करता कौन है? मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल या ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। और होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर जो होती है वो आशा वर्कर करती है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो 6 और होम डिलीवरी है तो 7। अब देखो, अब ये मस्त इम्पॉर्टेंट पार्ट है बहुत। जैसे पहले फार्मूला वगैरह आए थे वैसे ये है, किसी को नहीं छोड़ सकते आप। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? 1 साल तक के बच्चे, ठीक है, जो लाइव ऑन हुए हैं उनमें से 1 साल तक के बच्चे कितने की डेथ हो गई है। एग्जाम्पल के लिए जो फार्मूला है वही देख लो हम डायरेक्ट कि इन्फेंट डेथ, इन्फेंट कौन से इसमें काउंट होंगे? 0 to 1 ईयर की एज के जो भी बच्चे की डेथ हो रही है डिवाइड बाय द लाइव बर्थ। एग्जाम्पल 10 बच्चों की डेथ हो रही है 0 to 1 ईयर एज में और लाइव बर्थ कितने हैं अपने पास? 100 है। इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। ये इंडिया में है 28। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है इसका वेरी कॉमन रीज़न जो है एक वो है प्रीमेच्योरिटी, ठीक है, और उसके बाद है लो बर्थ वेट। नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एक्चुअली ये रेशो होता है, यहाँ पर मैटरनल डेथ डिवाइड बाय द लाइव बर्थ। ये जितने भी फॉर्मूले ना सब में लाइव बर्थ से डिवाइड करेंगे अपन, ये एक चीज़ तो कॉमन रहेगी। तो इसमें मैटरनल डेथ होती है। अब मैटरनल डेथ ऐसे नहीं कि करंट लग के कोई मर गई है, पानी में डूब के मर गई, ये चीज़ें नहीं काउंट होगी इसमें। मैटरनल डेथ डिलीवरी वाले कॉजेज की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, विद डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बाय प्रेगनेंसी कॉज, ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी, और विद इन 42 डेज ऑफ द पोस्ट नेटल पीरियड, ठीक है। अब मैटरनल डेथ डिवाइड बाय द लाइव बर्थ इनटू 1 लाख। पीपीएस डायरेक्ट कॉज है मैटरनल डेथ का और एनीमिया इनडायरेक्ट कॉज है मैटरनल डेथ का, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 लाख से, ध्यान रखना। मैटरनल मोर्टेलिटी एक रेशो है ये। फिर अंडर 5 मोर्टेलिटी, जिसमें अंडर 5 मोर्टेलिटी ले लो बाय लाइव बर्थ इंटू 1000, वही सेम प्री मैच्योरिटी वाला है, इसका वैल्यू 32। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का क्या है? नियोनेटल डेथ बाय लाइव बर्थ इंटू 1000। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, देखो अंडर 5 में तो अंडर 5 एज वाले लेना है, नियोनेटल में 0 to 28 डेज वाली एज के लेना है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट में पेरीनेटल पीरियड क्या होता है? 28 वीक से 7 डेज पोस्ट डिलीवरी, तो इसमें वाली एज के लेना है। स्टिल बर्थ रेट क्या है? जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन 28 वीक के बाद, या फिर बर्थ वेट 1 किलो से ज़्यादा, या बर्थ लेंथ 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा जिनकी, वो बच्चे जो डेड हो रहे हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं स्टिल बर्थ। तो स्टिल बर्थ लाइव बर्थ इंटू 1000, इसकी वैल्यू है 21। अब देखो मैंने एक बार फास्ट इसको कर दिया ताकि फिनिश हो। अब मैं इसको एक बार वापस समझा देता हूँ जहाँ मेरे को लगता है मीन में रह गई हो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ध्यान रखना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में बच्चे काउंट करने 0 to 1 ईयर, फॉर्मूला आपको पता ही है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में मदर से जो डिलीवरी कोशिश की वजह से मर रही है। उसके बाद अंडर 5 में अंडर 5 वाले, नियोनेटल में 28 डेज़ वाले, पेरीनेटल में 28 वीक से 7 दिन वाले, स्टिल बर्थ में वो बच्चे जिनकी डेथ हो रही है आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन, या फिर बर्थ वेट 1 किलो से ज़्यादा, या फिर बर्थ लेंथ 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ओके, हो गया ये। और ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है उसमें 1 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना। इंडिकेटर्स, हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ सर्विस, ये इनकी अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन और इफेक्टिवनेस जो है हेल्थ सर्विस की। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, ओके, अगर किसी कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है तो वो क्या बताती है कि उस कंट्री का हेल्थ स्टेटस बिल्कुल बेकार है, हेल्थ सर्विस बिल्कुल बेकार है। डेट मीन्स हेल्थ सर्विस की अवेलेबिलिटी कम है, यूटिलाइजेशन कम है, इफेक्टिवनेस कम है। अगर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो उधर सोशल डेवलपमेंट की कमी है, और पेरेंटल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो कंबाइंड मैटरनल और न्यूबॉर्न केयर की कमी है। इसको आप और मैं तरीके से समझाऊँ तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, बहुत चीज़ें बताती है। तो ये तो हेल्थ स्टेटस, हेल्थ सर्विस, अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन, इफेक्टिवनेस, एवरीथिंग हो गया। अंडर 5 सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताएगा, और पेरेंटल बताएगा
कि मदर को भी आप कितना केयर दे पा रहे हो, ठीक है। तो कंबाइंड मैटरनल न्यूबॉर्न केयर के बारे में बताता है। फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और रेशो, दोनों चीज़ देख लो आज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो जो है वो है मैटरनल डेथ बाय लाइव बर्थ इनटू 1 लाख, जो अपन ने भी ऊपर देखा। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, मैटरनल डेथ बाय वुमेन 15 इंटू 49 ईयर, 15 टू 49 ईयर वाला जो इससे पहले फॉर्मूला देखा था, इंटू 1 लाख मल्टीप्लाई, सेम है दोनों में 1 लाख, पर रेशो में तो आप चाइल्ड के साथ करोगे और रेट में आप वुमन के साथ करोगे, ठीक है। रेशो में चाइल्ड के साथ लाइव बर्थ, रेशो में लाइव बर्थ वाला है और रेट में वुमन वाला है, ये ध्यान रखना है इसको अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। हाँ देखो, टिटनेस टॉक्साइड जो देते थे प्रेगनेंसी में पहले, टीटी, उसको हम रिप्लेस कर दिया अपन ने टीडी से, टिटनेस डिप्टीरिया टॉक्साइड बना दिया उसको। इसके 2 डोज देते हैं 1 मंथ के गैप में, जैसे प्रेगनेंसी अपने को डायग्नोस होती है, प्रेगनेंट वुमन अपने पास आती है। अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी 3 साल के अंदर हो जाती है, ध्यान से सुनना, अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी 3 साल के अंदर हो जाती है और उससे पहले वाली जो प्रेगनेंसी थी उसमें उसने कंप्लीट 2 डोज अच्छे से लिए हुए वुमेन ने, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बूस्टर डोज देके उसको फ्री कर देना है। और अगर सही से नहीं लिए हुए तो आपको दोनों देने होंगे। अब देखो, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जून 2011 का जो था, इसमें बेनिफिशियरी है ना, आदमी को और मर्द को छोड़ के सब है, देख लो खुद ही। न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न का फ्री डायग्नोसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सर्जरी, ड्रग्स। उसके बाद न्यूबॉर्न की तो ये सारी नीचे है जो मैं बताऊंगा अभी। मदर को फ्री ट्रांसपोर्ट देना हॉस्पिटल में, डिलीवरी के बाद में अकम्पनी करना है, मतलब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद वो घर पे आशा वर्कर के साथ में आती है। मदर को फ्री डायग्नोसिस, दवाइयाँ, डिलीवरी फ्री, डाइट देनी है 3 दिन की। तो अगर देखो डाइट का सिस्टम देखना, अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है तो 3 दिन की डाइट देना है अपने को मदर को, और सीजेरियन डिलीवरी है तो मदर को 7 डेज़ की डाइट देनी है अपन को। उसके बाद मदर को भी फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फ्री सर्जरी, ठीक है। अब देखो न्यूबॉर्न केयर में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छे से देखना। NBCC न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर, ये MCH 1 लेवल पर होता है, जहाँ पे एक डॉक्टर होगा, एक नर्स होगी और बेड्स 0 होते हैं। न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर जहाँ पे MCH 1 में होगा, एक डॉक्टर होता है, एक नर्स होती है और 0 बेड्स होते हैं। फिर है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, ये MCH 2 लेवल पर होता है, एक डॉक्टर होता है, 4 नर्सेज होती हैं, 4 बेड होते हैं। फिर है स्पेशलाइज्ड न्यूबॉर्न केयर यूनिट, MCH 3 पर होता है, 2 to 3 डॉक्टर्स होते हैं, 10 to 12 नर्सेज होती है, 12 to 20 बेड्स होते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो अपन ले रहे हैं बच्चे वो है 0 to 18 ईयर के। इसके अंदर 4 Ds होते हैं। पहला तो है डिजीज़, डेफिशिएंसी, डिफेक्ट, डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों को कंक्लूड करते हैं तो 30 डिसऑर्डर्स निकलते हैं, जिनके बारे में अपन को इसमें स्क्रीनिंग करनी होती है। स्क्रीनिंग कौन करता है, एक मोबाइल आयुष MO की टीम होती है जो घूम घाम के हर स्कूल वगैरह में जाकर या हर एक विलेज में जाके डायग्नोसिस करती है। देखना वापस, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 0 to 18 ईयर तक के चाइल्ड के लिए होता है, जिसमें 4 Ds होते हैं, डिजीज़, डेफिशिएंसी, डिफेक्ट एंड डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट डिले। टोटल 30 डिसऑर्डर्स के लिए मोबाइल आयुष टीम स्क्रीनिंग प्रोग्राम हेल्ड करती है। फिर आता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये 10 to 19 ईयर्स की एज वालों के लिए होता है राष्ट्रीय किशोर। ये 7 Cs होते हैं इसके अंदर, क्लिनिक, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, कन्वर्जेंस, कंटेंट, कवरेज एंड काउंसलिंग। जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 10 से 19 साल वालों के लिए होता है, उसमें 7 Cs होते हैं, क्लिनिक, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, कन्वर्जेंस, कंटेंट, कवरेज एंड काउंसलिंग। फिर आता है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम,
ये नवजात शिशु के लिए होता है, यानी अर्ली न्यूबॉर्न होता है जो 0 to 7 डेज़ के, ये उनके लिए होता है। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है न्यूबॉर्न केयर के लिए और रिसस्किटेशन के लिए, ऑल लेवल ऑफ हेल्थ पर्सनल्स के लिए, ये वो टैकल कर सके कोई भी न्यूनेटल इमरजेंसी आती है तो न्यूबॉर्न को। फिर न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ये सैम वाले बच्चे जो होते हैं, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन वाले 0 to 5 ईयर्स तक, उनके लिए होता है। फिर आता है IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। IMNCI में है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ये जो है 0 to 5 ईयर के बच्चों के लिए होता है। 0 to 5 ईयर के बच्चों के लिए होता है ये। इसमें जो अपन क्या है कि मीजल्स, मलेरिया, मालन्यूट्रिशन, डायरिया, निमोनिया के लिए अपन इनकी कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करते हैं। ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ दीज ऑल डिजीजेज लाइक सीरोसोराइटिस मीडिया एंड SSP, इन सब की फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन वगैरह को अपन ध्यान में रख के ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। देखो मैं जानता हूँ ये बहुत टफ है, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एक बार इसको मैं वापस बता देता हूँ। याद रखने की चीज़ें बताऊँ, देखो मेरी पर्सनल राय तो ये रहेगी कि आपको ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए, पर पूरी याद भी नहीं रहती ना, तो इतना ध्यान रख लो कि अगर कोई फुल फॉर्म पूछ ले भाई, NVCC न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर, NBSU न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, SNCU स्पेशलाइज्ड न्यूबॉर्न केयर यूनिट, ठीक है, फुल फॉर्म वगैरह याद होनी चाहिए। फिर भी अगर ये 3 भी याद नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, ये आपको 2 तो जिनमें ये 4D 4C वाला कंप्लीट होना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 0 to 18 ईयर वालों के लिए होता है, इसमें 4D क्या है, डिजीज, डेफिशिएंसी, डिफेक्ट, डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, स्क्रीनिंग, मोबाइल आयुष टीम के अंदर। राष्ट्रीय किशोर सुरक्षा कार्यक्रम 10 से 19 साल 7C, क्लिनिक, कम्युनिटी कम्युनिकेशन, कन्वर्जेंस, कंटेंट, कवरेज एंड काउंसलिंग। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अर्ली न्यूबॉर्न 0 to 7 ईयर, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है इसका, सबके लिए होता है वो। न्यूनेटल रिहेबिलिटेशन सेंटर सैम वाले बच्चे के रिलेटेड है, और IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस 0 to 5 ईयर के लिए है। इसमें यंग चिल्ड्रन तो 2 मंथ वाले एज तक होते हैं, और उसके बाद जो 2 मंथ से 5 ईयर वाले हैं, ठीक है, उनको अपन 2 कैटेगरी में बांट रखा है आपने, मतलब ठीक है, यंग तो हो गई 0 to 2 मंथ्स और 2 मंथ से 5 ईयर तक की कैटेगरी है। फिर ये सब डिजीज़ जो है, इन सब डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के लिए अपन ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो जो समझे ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, लास्ट वाले कौन सा किसके लिए, ये तो ठीक है भाई, 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर ये इतना मैटर नहीं करता। ओके, अब नेक्स्ट है, ओके, तो यहाँ तक अपन इसको अभी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है नियोनेटोलॉजी से रिलेटेड सारे नियोनेटोलॉजी और न्यूट्रिशनल और प्रेगनेंसी वाले जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये सब मैं एक साथ नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करूँगा।